प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने बेटा विद्युत धारा कर रहे थे। विद्युत धारा के अंतर्गत पिछले वीडियो में अपने सेलों के समांतर संयोजन को पढ़ा था बेटा। आपने वीडियो अच्छी तरह से देख लिया होगा। वीडियो को पूरा देखिए बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। अपना यूट्यूब चैनल फी डाइव है, फी डाइव पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए बेटा, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिले। और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा बेटे। आज अपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं अपने किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम क्या है? किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेगा। किरचॉफ के नियम है क्या चीज़, किससे संबंधित किरचॉफ ने नियम दिए थे? किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथ जो हैं, कैसे परिपथ? जटिल विद्युत परिपथ, जटिल विद्युत परिपथ जो हैं इनके विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने क्या किया था? जटिल विद्युत परिपथों के विश्लेषण हेतु नियम दिए थे, उन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। अब विश्लेषण में अपने क्या ज्ञात करते हैं? विश्लेषण में अपने परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान ज्ञात करते हैं। इस तरह से अपने उसका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। इसके लिए अपने पास ओम का नियम था, ओम का नियम था, ओम का नियम था। तो अपने को किरचॉफ के नियमों की आवश्यकता क्यों हुई? किरचॉफ एक्चुअल में एक साइंटिस्ट का नेम है बेटा और इन्होंने ये नियम दिए थे, इसलिए इनको किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो जब अपने पास ओम का नियम है परिपथ का विश्लेषण करने के लिए, तो फिर किरचॉफ के नियमों की आवश्यकता क्यों हुई? ओम का जो नियम है बेटा वो सरल विद्युत परिपथों के लिए एप्लीकेबल होता है। सरल विद्युत परिपथ जो हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। सरल विद्युत परिपथों का अगर विश्लेषण करना है तो अपने ओम के नियम का उपयोग करते हैं, लेकिन जब जटिल विद्युत परिपथ हों तो उनके लिए अपने पास ओम का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है, ओम के नियम को अपने लागू नहीं कर पाते हैं। तब अपने को किन के नियमों की आवश्यकता होगी? किरचॉफ के नियमों की आवश्यकता होगी। पहले अपने देख लेते हैं कि ये जटिल विद्युत परिपथ क्या है। जटिल विद्युत परिपथ को जाल भी कहते हैं, जाल या नेटवर्क, अंग्रेजी में अपने नाम लें तो नेटवर्क बोलेंगे इसको। तो अपने पास अपने देखते हैं कि जटिल विद्युत परिपथ या जाल है क्या चीज़। मैं कुछ डेफिनेशन जो इनके नियम से संबंधित, जब अपने नियम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को अपने काम में लेंगे, तो उनके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। नेटवर्क क्या है, जाल क्या चीज़ है? देखिए, विभिन्न विद्युत चालक अवयवों, विभिन्न विद्युत चालक अवयवों जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता, संधारित्र, डायोड आदि तथा वोल्टता स्रोतों के संयोजन से बना हुआ परिपथ जो है वो जटिल विद्युत परिपथ या जाल कहलाता है। विभिन्न विद्युत चालक अवयवों, विभिन्न विद्युत चालक अवयवों, चालक अवयवों जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, धारिता, संधारित्र कह सकते हैं इसको अपने, संधारित्र, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि तथा वोल्टता स्रोतों, वोल्टता स्रोतों के संयोजन से बने हुए परिपथों को जाल कहते हैं। परिपथों को क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। यानी जिसमें अपने पास प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता, संधारित्र है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ये लगे हों, साथ में वोल्टता स्रोत लगे हों,
इनके संयोजन से जो परिपथ बनता है उस परिपथ को क्या कहते हैं, जाल कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। इस तरह से बेटे एक सिंपल सा नेटवर्क अपने बना लेते हैं। ये अपने पास वोल्टता स्रोत है जिसका विद्युत वाहक बल E है बेटा, इसके साथ ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है बेटा, ये अपने पास धारिता जुड़ी हुई है, ये अपने पास फिर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये अपने पास डायोड जुड़ा हुआ है, ये अपने पास प्रेरकत्व है, ये प्रतिरोध है, और यहाँ फिर अपने पास चलो धारिता ही जोड़ देते हैं, ये अपने पास प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के जो परिपथ होते हैं उन परिपथों को क्या कहते हैं, जाल या नेटवर्क कहते हैं। अपने इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H। ये अपने पास क्या है, प्रतिरोध, इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ, ये प्रेरकत्व L1, ये प्रतिरोध R2, ये प्रेरकत्व L2, ये प्रतिरोध R3, ये R3, इसको दे देते हैं R3, ये प्रतिरोध R4, प्रेरकत्व हो गया, ये धारिता C1, ये धारिता है अपने पास C2। तो ऐसे जो परिपथ होते हैं उन परिपथों को क्या कहते हैं, जाल कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अपने ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि किरचॉफ के नियम में इससे संबंधित शब्दावली अपने काम में लेंगे, अपने वो शब्दावली समझ रहे हैं। दूसरी अपने पास इसमें परिभाषा आती है बेटा, शाखा। शाखा क्या है, शाखा किसे कहते हैं, शाखा मतलब ब्रांच, ब्रांच। शाखा क्या है, जाल का वह भाग, जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है, शाखा कहलाती है। जाल का वह भाग, जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान, धारा का मान नियत रहता है, नियत रहता है, शाखा कहलाती है, ब्रांच कहलाती है, शाखा कहलाती है। जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है, शाखा कहलाती है। जैसे A से B तक धारा नियत रहेगी, B से C तक धारा नियत रहेगी, इससे अलग होगी। B से G तक धारा नियत रहेगी, इन दोनों से अलग होगी। तो ये अपने पास शाखाएं होगी। जैसे AB है, BC है, CF है, अपने पास BG है। तो ये क्या है, शाखाएं हैं। जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है, शाखा कहलाती है। अब आते हैं बेटा अपने पास जो अपने शब्द काम में लेंगे किरचॉफ के नियम में, वो है अपने पास संधि बिंदु। संधि बिंदु, इसको नोड बोलते हैं, संधि बिंदु या नोड कहा जाता है। संधि बिंदु क्या होता है, संधि बिंदु अपने पास जाल का वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, वह बिंदु, वह बिंदु, बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है, शाखाएं मिलती है, क्या कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है, संधि बिंदु कहलाता है। जाल का वह बिंदु वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है। जैसे देखिए यहाँ 3 शाखाएं मिल रही है, यहाँ अपने पास 3 शाखाएं मिल रही है, यहाँ अपने पास 3 शाखाएं मिल रही है, यहाँ अपने पास 3 शाखाएं मिल रही है। ये अपने पास क्या है, संधि बिंदु है। संधि बिंदु अपने पास है B, C, F, G। ये अपने पास क्या है, संधि बिंदु है। संधि बिंदु वह बिंदु जिस पर कम से कम 2 शाखाएं या उससे ज़्यादा कितनी ही शाखाएं मिले, वो अपने पास क्या होता है, संधि बिंदु होता है। ये इस परिपथ में एक जैसी धारा बहेगी, कहाँ से लेकर C, D, E, F तक। तो ये एक ही शाखा है, इसलिए इसको अपने संधि बिंदु नहीं कह सकते। शाखा वह होती है जिसमें धारा का मान नियत होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये धारा नियत रहेगी, इसलिए ये एक ही ब्रांच है, ये यहाँ के मिल रही है, इसलिए ये संधि बिंदु है।
अब आता है अपने पास नेक्स्ट जो इसकी परिभाषा है वो फिर अपने काम में लेंगे किरचॉफ के नियम में, वो है अपने पास लूप। क्या है? लूप। चौथा अपने पास है लूप, इंग्लिश में भी इसको लूप कहते हैं। लूप क्या होता है? शाखाओं से मिलकर बना हुआ बंद परिपथ लूप कहलाता है। शाखाओं से मिलकर बना हुआ बंद परिपथ लूप कहलाता है। बंद परिपथ लूप कहलाता है। शाखाओं से मिलकर बना हुआ बंद परिपथ जो होता है वो लूप कहलाता है। तो इसमें कौन कौन से लूप हैं? इसके अंदर देखिए, इसमें अपने पास A, B, G, H, A। जब भी बच्चे लूप लिखेंगे तो जहाँ से शुरू करेंगे वहीं ख़त्म करेंगे। एक लूप ये हो गया, एक लूप अपने पास आ जाएगा B, C, F, G, B, B, C, F, G, B। एक लूप अपने पास आ जाएगा C, D, E, F, C, C, D, E, F, C। एक लूप अपने पास आ जाएगा A, B, C, F, G, H, A, A, B, C, F, G, H, A। एक लूप अपने पास आ जाएगा, यहाँ से शुरू कर दें ये पूरा, B, C, D, E, F, G, B। एक लूप ही आ जाएगा, और भी आ जाएगा अपने पास, ये पूरा लूप आ जाएगा। तो इस तरह से शाखाओं से मिलकर बना हुआ बंद परिपथ जो है वो अपने पास क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। ये दोनों शब्दावली, ये वाली और संधि बिंदु, ये दोनों शब्दावली अपने किरचॉफ के नियम में प्रयुक्त करेंगे, इसलिए आपको नेटवर्क जाल के बारे में बताया गया है। अब अपने पास आता है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम यानी ऐसे जो परिपथ होते हैं, इन परिपथों के विश्लेषण हेतु किरचॉफ ने क्या किए थे? 2 नियम दिए थे, उनको अपने पढ़ने जा रहे हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? देखिए बेटे, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको धारा नियम भी कहते हैं बेटा, धारा का नियम। किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का संधि बिंदु का नियम, संधि बिंदु का नियम। तीनों ही नाम आते हैं बेटे। किरचॉफ का प्रथम नियम आ सकता है, किरचॉफ का धारा का नियम आ सकता है, और किरचॉफ का संधि बिंदु का नियम आ सकता है। इस तरह से 3 नाम इसके हैं प्रथम नियम के। बिल्कुल सिंपल सा है बेटा। क्या है? इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर, संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो सदैव शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम की स्टेटमेंट क्या है बेटा? इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होता है? 0। इसको किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप कहते हैं। इसे किरचॉफ के प्रथम नियम का क्या कहते हैं? गणितीय रूप कहते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टेटमेंट है कि इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। अगर अपने को कह दे कि इसका गणितीय रूप लिखिए
तो सिग्मा i इज इक्वल टू 0, ये इसका गणितीय रूप है। अब इसको थोड़ा सा अपने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार जितनी धारा संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होती है, संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होती है, उतनी ही धारा संधि बिंदु को छोड़कर जाती है। इसका अर्थ ये है कि संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो संधि बिंदु को छोड़कर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब जितनी धारा संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होती है उतनी ही धारा संधि बिंदु को छोड़कर जाती है। इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी, देखिए बेटा, ये जो चिन्ह परिपाटी है ये स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक का अर्थ ये नहीं है कि अपने अपने मर्जी से जैसे है वैसे लगा लें, वो नहीं है। आपको एक ही चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना होगा। अगर मैं बता रहा हूँ उसी तरह से करेंगे तो यही चिन्ह परिपाटी आपको यूज़ करनी है। अगर आप किसी और बुक में देखेंगे, हो सकता है इससे डिफरेंट तरह से लिखा हो, वो भी सही है, लेकिन दोनों को मिक्स मत कर देना। दोनों को अगर आपने मिक्स कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको एक ही चिन्ह परिपाटी के साथ इन नियमों को चलाना है। इसी तरह से चिन्ह परिपाटी अपने दूसरे नियम में प्रयुक्त करेंगे। दूसरे नियम में भी आपको यही सावधानी रखनी है कि आपको एक ही चिन्ह परिपाटी के अनुसार चलना है। चिन्ह परिपाटी एक बुक से दूसरी बुक की मिक्स मत करना। हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग तरह की चिन्ह परिपाटी लिखी हो, लेकिन वो सही है क्योंकि उसने सारा काम अपनी चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग किया है। तो अपने आपस में मिक्स नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो चिन्ह परिपाटी क्या है? संधि बिंदु की ओर प्रवाहित धाराओं को धनात्मक लिया जाता है और संधि बिंदु को छोड़कर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। संधि बिंदु की ओर जो धारा प्रवाहित होती है उन धाराओं को पॉजिटिव लेंगे और संधि बिंदु को जो छोड़कर जाएगी उन धाराओं को नेगेटिव लेंगे। किस तरह से लेंगे अभी अपने एक इसका एग्जाम्पल करेंगे, तब आपको पता लग जाएगा। एक चीज बेटा, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा ये, और यही बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसको अपने किस तरह से समझ सकते हैं? अपने इससे समझ सकते हैं कि जितनी धारा संधि बिंदु की ओर प्रवाहित हुई उतनी ही धारा संधि बिंदु को छोड़कर चली जाती है। धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। इसका मतलब जितना आवेश प्रति सेकंड संधि बिंदु पर आता है उतना ही आवेश संधि बिंदु को प्रति सेकंड छोड़कर चला जाता है। तो आवेश की न तो वहाँ कमी होती है संधि बिंदु पर और न ही वृद्धि होती है। तो आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसको अप्लाई अपने कैसे करें। किरचॉफ के प्रथम नियम को किस तरह से अपने अप्लाई करते हैं। अपने मान लेते हैं अपने पास 5 प्रतिरोध है जो बिंदु O पर जुड़ते हैं। इस तरह से अपने पास क्या है?
5 प्रतिरोध है, ये R1 प्रतिरोध है, ये O बिंदु पर जुड़ा हुआ है। एक अपने पास R2 प्रतिरोध है, ये भी O बिंदु पर जुड़ा हुआ है। ये अपने पास R3 प्रतिरोध है, ये भी O पे जुड़ा हुआ है। ये अपने पास R4 प्रतिरोध है, O पे जुड़ा हुआ है। और ये अपने पास R5 प्रतिरोध है, ये भी O पे जुड़ा हुआ है। ये 5 प्रतिरोध है। इन प्रतिरोधों में क्रमशः I1, I2, I3, I4 और I5 प्रबलता की धारा बहती है। इस R1 में I1 धारा बह रही है, इस R2 में I2 धारा बह रही है, R3 में I3, R4 में I4 और R5 में I5 धारा बह रही है। अब अपने O बिंदु पर, O अपने पास संधि बिंदु हो गया, O बिंदु पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा देंगे चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए। अपने पास प्रथम नियम ये कहता है कि O पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। तो संधि बिंदु की ओर जो प्रवाहित धारा है उसको धनात्मक लेंगे। I संधि बिंदु की ओर बह रही है, पॉजिटिव लेंगे। I2 इसको छोड़कर जा रही है, -I2। I3 संधि बिंदु की ओर प्रवाहित हो रही है, ये I3 प्लस की हो जाएगी। I4 इसको छोड़कर जा रही है, -I4। और I5 इसकी ओर प्रवाहित हो रही है, तो +I5 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 0। तब अपने पास आ जाएगा I1 + I3 + I5 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I2 + I4। ये मैंने स्टेटमेंट लिखा था बेटा कि जितनी धारा संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक उतनी ही धारा संधि बिंदु को छोड़कर जाती है। मतलब संधि बिंदु की ओर प्रवाहित धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु को छोड़कर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये था बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम दोबारा सुन लीजिए बेटा। किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। दूसरा बेटा कि जितनी धारा यानी सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 होता है। ये किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप है बेटा। दूसरा अपने इस स्टेटमेंट को इस तरह से बोल सकते हैं कि ये नियम ये कहता है कि जितनी धारा संधि बिंदु की ओर आती है, ठीक उतनी ही धारा संधि बिंदु को छोड़कर चली जाती है। जितनी संधि बिंदु की ओर प्रवाहित हो रही है, उतनी ही संधि बिंदु को छोड़कर चली जाती है। चिन्ह परिपाटी में अपने क्या प्रयुक्त करेंगे, जो धारा संधि बिंदु की ओर प्रवाहित होती है उसको पॉजिटिव लेंगे, छोड़कर जाएगी उसको अपने नेगेटिव लेंगे। ये नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसे गणितीय रूप से अपने इस तरह से प्रयुक्त करेंगे। अपने सिंपल सा जो नियम लिखा है उसके अकॉर्डिंग इस नियम को जब भी सर्किट में अप्लाई करना होगा अपने अप्लाई कर देंगे कि जो संधि बिंदु की ओर धारा बहती है उसको अपने क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो छोड़ के जाती है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। तो अपने पास अपने आप जो अपने नियम उल्लेख किए बेटा उस नियम के अकॉर्डिंग भी अपने पास मान आ जाते हैं बेटे। तो अब अपने बेटे किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, देखिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम इसको बेटा वोल्टता का नियम भी कहते हैं। वोल्टता का नियम या इसे लूप का नियम भी कहते हैं। लूप का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसको वोल्टता का नियम, या इसको लूप का नियम कहते हैं। देखिए बेटा अभी अपने जो पढ़ा था किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है, किरचॉफ का प्रथम नियम की बात कर रहा हूँ बेटा। प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम खुले तथा बंद, खुले तथा बंद दोनों प्रकार के परिपथों के लिए, दोनों प्रकार के परिपथों के लिए लागू होता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो खुले तथा बंद दोनों प्रकार के परिपथों के लिए लागू होता है, जबकि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है, द्वितीय नियम सिर्फ बंद परिपथों के लिए, सिर्फ बंद परिपथों के लिए लागू होता है।
परिपथों के लिए लागू होता है, लागू होता है। पहला नियम खुले और बंद दोनों प्रकार के परिपथों के लिए लागू होता है, जबकि दूसरा नियम सिर्फ बंद परिपथों के लिए लागू होता है। इसीलिए इसको लूप का नियम कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा, लूप का नियम। ये नाम है द्वितीय नियम, वोल्टता का नियम और लूप का नियम। लूप का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि दूसरा नियम सिर्फ और सिर्फ बंद परिपथों के लिए ही लागू होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लूप का नियम कहते हैं। ये नियम है क्या, ये नियम ये कहता है बेटा, किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ में वोल्टताओं का, वोल्टताओं का, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। अर्थात सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, ये इसका गणितीय रूप है। ये नियम क्या कहता है बेटा, ये नियम कहता है किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। गणितीय रूप में जब इसको लिखेंगे तो सिग्मा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अपने सिंप्लीफाई कर दें इस नियम को। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ में किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में चलने पर, चलने पर धारा तथा, धारा तथा प्रतिरोधों, धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों, के गुणनफलों तथा वोल्टता स्रोतों, वोल्टता स्रोतों की, स्रोतों की वोल्टताओं का, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। क्या कहना चाहता है बेटा ये, कि ये नियम ये कहता है बेटा, किसी बंद परिपथ में जब अपने किसी निश्चित दिशा में चलते हैं, निश्चित दिशा में चलेंगे बेटा, तो धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों का तथा वोल्टता स्रोत जो जुड़े हुए हैं उनकी वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो सदैव शून्य होगा। मतलब ये स्टेटमेंट जो है इसको अपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अभी इसको अपने अप्लाई करके देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो अपने पास क्या है, ये नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा वी इज इक्वल टू अपने पास 0 होता है। सेकंड ये बोलता है बेटा, ये नियम कहता है किसी बंद परिपथ में अगर अपने किसी निश्चित दिशा में चलते हैं तो उस दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोधों के गुणनफलों तथा वोल्टता स्रोतों की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो है वो सदैव क्या होगा, 0 होगा। अब आता है बेटा चिन्ह परिपाटी। फिर बता रहा हूँ बेटा, चिन्ह परिपाटी स्वैच्छिक है, या तो आप यही पढ़ना, या अगर आप किसी बुक में से पढ़ रहे हैं तो आप उसके साथ इसको शामिल मत करना, क्योंकि एक ही चिन्ह परिपाटी पढ़ी है। चिन्ह परिपाटी अगर आपने अलग अलग पढ़े और आपने मिक्स कर दी तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी, इसकी चिन्ह परिपाटी को अपने कुछ पार्ट में पढ़ेंगे। धारा की दिशा में चलने पर, बंद परिपथ में अपने किसी निश्चित दिशा में चलेंगे तो धारा की दिशा में चलने पर, दिशा में चलने पर धारा तथा
प्रतिरोधों का गुणनफल, धारा तथा प्रतिरोधों का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। सिंपल से तरीके से लिखें तो I इंटू आर पॉजिटिव लेंगे बेटा। कब? जब अपने धारा की दिशा में चल रहे हैं। धारा की दिशा में चलने पर धारा तथा प्रतिरोधों का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है, मतलब I और R का गुणनफल जो है वो पॉजिटिव लेंगे। सेकंड बेटे, धारा की विपरीत दिशा में चलने पर, धारा की विपरीत दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो नेगेटिव लेंगे। सिंपल से तरीके से लिखें तो आई आर को अपने क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर अपने परिपथ में धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और अगर अपने विपरीत दिशा में चल रहे हैं बेटा तो धारा और प्रतिरोधों का जो गुणनफल है वो नेगेटिव लेंगे। थर्ड अपने पास है बेटा, किसी वोल्टता स्रोत के धन टर्मिनल में प्रवेश करने पर वोल्टता धनात्मक लेंगे, अर्थात E इज इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे। E पॉजिटिव कब लेंगे? जब अपने किसी वोल्टता स्रोत के धन टर्मिनल में प्रवेश कर रहे हैं। अगर अपने किसी वोल्टता स्रोत के ऋण टर्मिनल में प्रवेश करते हैं, यदि चौथा बेटा अपने पास है, यदि किसी वोल्टता स्रोत के ऋण टर्मिनल में प्रवेश करते हैं तो वोल्टता ऋणात्मक लेंगे, अर्थात E जो है वो नेगेटिव लेंगे बेटा। सिंपल सा है बेटा, धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को पॉजिटिव लिया जाता है। धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को नेगेटिव लेंगे। किसी वोल्टता स्रोत के धन टर्मिनल में प्रवेश कर रहे हैं तो उसकी वोल्टता को पॉजिटिव लेंगे। किसी वोल्टता स्रोत के ऋण टर्मिनल में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो उसकी वोल्टता को ऋणात्मक लेंगे। सिंपल सा एकदम। अब आता है बेटा, ये नियम जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसको समझे कैसे बेटा? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा कि किरचॉफ का प्रथम तथा द्वितीय नियम किन संरक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, किरचॉफ का प्रथम तथा द्वितीय नियम किन संरक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो अपने आंसर इस तरह से लिखेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसमें ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना कैसे होती है? देखिए, अपने ये कह रहे हैं कि किसी बंद पथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये इसका अपने पास नियम का स्टेटमेंट था। वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। वोल्टता क्या होती है बेटा? एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है। कार्य क्या होती है? ऊर्जा होती है। इसका मतलब ऊर्जा वोल्टता में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वोल्टताओं में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा उस बंद परिपथ में, मतलब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की क्या हो गई? अनुपालना हो गई। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब अपने इस नियम को
सर्किट में अप्लाई कैसे करेंगे, परिपथ में अप्लाई कैसे करेंगे, उसको समझ लेते हैं। और साथ में ये जो अपने चिन्ह परिपाटी लिखी है, इन चिन्ह परिपाटियों का अपने उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए अपने मान लेते हैं कि अपने पास E1 और E2 विद्युत वाहक बल की बैटरी, R1, R2 और R3 प्रतिरोधों से मिलकर बना हुआ एक परिपथ है। इस तरह से अपने पास एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, ये एक प्रतिरोध इसके साथ जुड़ा हुआ है R1, एक प्रतिरोध ये जुड़ा हुआ है R2, एक अपने पास बैटरी जुड़ी हुई है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, इसके साथ अपने पास एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसका मान R3 है, जिसका मान R3। इस तरह से ये एक बंद परिपथ है। अपने इसका नामकरण कर दें A, B, C, D, E, F। अब देखिए बेटा, जो E1 विद्युत वाहक बल की बैटरी है, E1 विद्युत वाहक बल की बैटरी I1 धारा देती है, ये धारा दे रही है I1। E2 विद्युत वाहक बल की बैटरी I2 धारा देती है, ये दोनों धाराएं इस B बिंदु पर आती है। B बिंदु पर अगर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दें बेटा, तो जितनी धारा संधि बिंदु की ओर आ रही है, आने वाली धाराओं का योग हो गया I1 प्लस I2, उतनी ही धारा इसको छोड़कर जाएगी, तो इस ब्रांच में I1 प्लस I2 धारा बहेगी, BE ब्रांच में I1 प्लस I2 धारा बहेगी। जिससे E बिंदु पर आएंगे, I1 अपने परिपथ में प्रवाहित हो जाएगी, I2 अपने परिपथ में इस तरह से प्रवाहित हो जाएगी। ये अपने पास परिपथ है। इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम अपने अप्लाई करेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम बंद परिपथ के लिए लागू होता है बेटा। किरचॉफ का दूसरा नियम सिर्फ किसके लिए लागू होता है? बंद परिपथ के लिए। इसमें अपने पास 3 बंद परिपथ ले सकते हैं। सबसे पहले अपने लूप लेते हैं, लूप A B C D E F A। मैंने पूरा ले लिया A B C D E F A, ये पूरे वाला बंद परिपथ ले लिया। इस बंद परिपथ में ये देखिए बेटा, जब भी ये लूप लिया जाता है तो जहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे वो अपने को लास्ट में लिखना है, ताकि ये बंद परिपथ को इंगित करे। जहाँ से शुरू किया, मैंने A से शुरू किया बेटा, A पे इसको एंड किया है, तो ये बंद परिपथ को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा अपने नाम लिखा है उसी हिसाब से अपने इस परिपथ में चलेंगे। देखिए, अपने A से B तक जाएंगे, बीच में कोई भी अवयव जुड़ा हुआ नहीं है। फिर B से C तक कोई अवयव नहीं जुड़ा हुआ। अब C से जब अपने D की तरफ जाएंगे तो पहले अपने पास ये सेल आ गया, ये बैटरी आ गई। इसके किस टर्मिनल में घुस रहे हैं? अपने पॉजिटिव टर्मिनल में। मैंने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी के हिसाब से कि यदि अपने वोल्टता स्रोत के धन टर्मिनल में प्रवेश करते हैं तो उसके विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेंगे। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहे हैं तो E2 को पॉजिटिव लेंगे, ये E2 पॉजिटिव। अब जैसे इस सेल से बाहर जाएंगे, आगे प्रतिरोध आ गया, धारा अपने पास इस दिशा में बह रही है, अपने जा रहे हैं इस दिशा में, अपने जा इधर रहे हैं, धारा इधर आ रही है। धारा की विपरीत दिशा में जब जाते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक लेंगे, तो यह आ जाएगा माइनस I2 R3। अब अपने D से E तक कोई अवयव नहीं जुड़ा हुआ, E से F तक कोई अवयव नहीं जुड़ा हुआ। अब F से इधर जाएंगे, जब F से इधर जाएंगे तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो इन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव लेंगे, प्लस अपने पास आ जाएगा I1 R1। आगे बढ़ेंगे, सेल आ गया, वोल्टता स्रोत के ऋण टर्मिनल में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसके विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेंगे। A पर पहुंच गए तो बराबर क्या आ जाएगा? 0। क्यों? किरचॉफ का नियम ये कहता है कि प्रतिरोधों तथा धाराओं के गुणनफलों तथा वोल्टता स्रोतों की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये देखिए बेटा, ये नियम लगा दिया। अब आप अपनी मर्जी से इसको सही करके लिख सकते हैं। अपने ऐसे लिख सकते हैं I1 R1 माइनस I2 R3 इज इक्वल टू E1 को उधर ले गए प्लस का हो जाएगा, E2 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। इस लूप के लिए आपके पास एक समीकरण प्राप्त हो गई। अब अपने क्या करेंगे? लूप A B E F A ले लेते हैं। लूप A B E F A ले लिया, ये वाला लूप ले लिया बेटा।
इस लूप में ए से बी तक कोई अवयव नहीं। अब बी से ई की तरफ जाएंगे तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में अपने पास क्या होता है, धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो पॉजिटिव, इनका गुणनफल पॉजिटिव। जब अपने इधर जाएंगे धारा की दिशा में अब जा रहे हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल अपने पास आ जाएगा पॉजिटिव। इसके ऋण टर्मिनल में प्रवेश कर रहे हैं तो -E1 = 0। इसको अपने से लिख सकते हैं, I1 कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा R1 + R2 प्लस अपने पास आ जाएगा I2 R2 = अपने पास आ जाएगा E1। ये समीकरण नंबर आ गई 2। अब अपने एक लूप और है अपने पास इसमें B C D E B। तीसरा जो लूप है, तीसरा लूप अपने पास है क्या, लूप B C D E B में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, यहाँ से शुरू कर रहे हैं बेटा, ये अपने पास बंद परिपथ है, इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगा दें। B से C तक कोई अवयव नहीं जुड़ा हुआ, C से इधर जाएंगे बेटा, ये वोल्टता स्रोत आ गया, इस वोल्टता स्रोत की वोल्टता अपने पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इसके धन टर्मिनल में घुस रहे हैं। अब अपने धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो -I2 R3। D से E तक कोई अवयव नहीं, अब E से इधर जाएंगे बेटा, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो -I1 + I2 × R2 = 0। इसको अपने से लिख सकते हैं, I2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा R2 + R3 प्लस अपने पास आ जाएगा I1 R2 = E2। मैंने इन दोनों का पक्षांतर कर दिया, इधर पॉजिटिव हो जाएंगे, E2 भी इधर पॉजिटिव रह जाएगा। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 3। अब अपने को क्या होता है, मोस्टली सेलों के विद्युत वाहक बल और प्रतिरोधों के मान दिए हुए होते हैं। सेलों के विद्युत वाहक बल और प्रतिरोधों के मान दिए होते हैं, अपने से इन अलग अलग ब्रांचों में धारा का मान पूछा जाता है। अगर अपने पास E1 E2 R1 R2 R3 के मान होंगे तो इन समीकरणों को हल कर लेंगे और I1 I2 तथा I1 + I2 का मान ज्ञात करके अपने किसी भी शाखा में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था बेटा अपने पास किरचॉफ के जो नियम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से समझिए बेटा इनको, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करके इस पे देखिए, जितने न्यूमेरिकल करके देखोगे उतना ही ये नियम आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ बेटा कि इसमें चिन्ह परिपाटी स्वैच्छिक है, जो मैंने चिन्ह परिपाटी बताई है या तो आप इसी तरह से उसमें अप्लाई करना, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से चिन्ह परिपाटी अप्लाई की जाती है। मैं उसको मिक्स करके नहीं बताना चाहता कि और बुक में किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी, कन्फ्यूजन होगी तो आपसे कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है। इसलिए वीडियो को बेटा अच्छी तरह से पूरा देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए बेटे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।